हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। शुरुआत हमने की है इतिहास से, जहां पे लूसेंट में आप देखेंगे शुरुआत में आपको सबसे पहले इतिहास मिलेगा। इतिहास का क्योंकि सिलेबस बड़ा है और उसमें बहुत सारी चीजें भूल भी जाती हैं, इसलिए हमने सबसे पहले उसे चूज किया है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कंप्यूटर साइंस, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा 10वां लेक्चर है। इसके पहले हम 9 लेक्चर देख चुके हैं। शुरुआत से हमने बिल्कुल शुरू किया था, जहां पे हमने ये पढ़ा कि जब आप हिस्ट्री शुरू करते हैं तो उसके आप सोर्सेस पढ़ते हैं, स्रोत पढ़ते हैं। तो लिखित साक्ष्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। उसके बाद हमने जो आपका पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज से हम चालू करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो ऐसे ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज याद करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। ये लूसेंट आपकी हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। जहां पे भी आपको जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, वहां पे चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो पीएससी का, हर जगह आपको लूसेंट काम आती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आज का जो आपका मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अब आपको ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। आपको ये 2 लाइन जो हैं, अगर आपने दिल से समझ ली कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, आएंगी ही आएंगी। आपको फिजिकली आ सकती हैं, चोट लग गई, सर दुख रहा है, कुछ भी हो गया, मेंटली आ गई, कहीं से प्रेशर आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, घर का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, एज फैक्टर की लेट होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें, तो मुश्किलें 1000 आएंगी। उसके अलावा लेकिन वो मंजर आपको इमेजिन करना है। आपको आंख बंद करके बस एक चीज इमेजिन करनी है कि जब आपका नाम आता है पीडीएफ में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये कितना खुश होगे, ये खुश होकर रोगे, हंसोगे, किसे कॉल करोगे। वो एक चीज जब आप इमेजिन करोगे, आप अपने घर में जब बताओगे कि पापा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा होगा, बस आप उतना फील कर लोगे तो आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि आप फिर आराम से 2-3 घंटे लगातार शांति से बैठ के पढ़ सकोगे। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको वो मंजर याद करना है कि आपको जब वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो आप कितना ज्यादा अंदर से खुश होंगे। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, इसलिए मोटिवेशन बनाए रखिएगा। और ये जो हमारा कंप्लीट लूसेंट टेस्ट है, ये सबसे लास्ट में होगा। जब हम लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक पूरा टेस्ट होगा, हमारे ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। वहां पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका होगा, कोई फीस नहीं रहेगी। उसमें जो आपका फर्स्ट प्राइज रहेगा वो 5000 का रहेगा, 5000 का रहेगा। सेकेंड प्राइज जो है वो रहेगा 2500 का, थर्ड जो है वो रहेगा 1700 का। तो जब आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करिएगा, जितनी चीजें हम पढ़ते चल रहे हैं उन्हीं में से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी वही चीजें मिलेंगी आपको। और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप वहां पे 5000 रुपए जीत सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हर चीज अच्छे से नोटिस करते हुए चलेगा। हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हमने स्टार्ट किया था शुरुआत से कि हमारे पुरातात्विक जो आपके स्रोत होते हैं, जो लिखित सोर्स होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पाषाण काल के बारे में। मैंने आपको बताया भी कि कितना क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे पाषाण काल में पूछेगा आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का कब हुआ, खेती हमने कब शुरुआत की, पहली कृषि जो है उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली ऐसी कौन सी धातु थी जो हमने उपयोग की, भारत में जो पूरा पाषाण का टाइम है उस टाइम के औजार किसने खोजे थे, मैंने आपको एक नाम बताया है। तो वो सारी चीजें रहेंगी। पाषाण के बाद क्या आता है आपका, फिर हम चालू करते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, फिर कहां से हम कौन सी चीज आयात करते हैं, उसके अलावा कौन से नगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी चीजें हमने देखी। उसके अलावा जो सिंधु घाटी की ओवरऑल विशेषता है, पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला अमीरों का, पूर्वी टीला मजदूरों वगैरह का, उसके अलावा दुर्ग से घिरा होता है, कौन सा दुर्ग से, दोनों जो आपके टीले हैं दुर्ग से घिरे हैं, 3 टीले किसमें हमें मिले हैं, बाढ़ से डूबने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, उसके अलावा नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ मिली है, जो आपका पुरोहित की मूर्ति है वो कहाँ मिली है, अन्नागार, स्नानागार, ये सारी चीजें कहाँ मिली हैं, बंदरगाह कौन सा है हड़प्पा का। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन बोल रही हूँ
आपको एक एक आंसर इमेजिन होना चाहिए कि अच्छा बंदरगाह, हाँ ये और ये है, अच्छा हमने नर्तकी की मूर्ति पढ़ी थी, हाँ ये यहाँ मिली है। जैसे ही आपको वो चीज आ गई ना, ऐसे बिल्कुल क्लिक करते ही दिमाग में कि हाँ ये चीज यहाँ है, मतलब वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। और अगर नहीं आ रही है तो एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, रिवाइज कर लेंगे तो हर एक चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है, इसके लिए सिर्फ हमें लिखित साक्ष्य मिला हुआ है, और लिखित साक्ष्य के हिसाब से फिर हम जो है वो टाइम लेकर चलते हैं। जो चीजें लूसेंट में मिल रही हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ऐसे तो हिस्ट्री में आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन सिर्फ हम उतनी ही चीजें कवर कर रहे हैं जो आपको लूसेंट में मिलती हैं, नहीं तो फिर ऐसे हिस्ट्री खत्म करने में तो बहुत टाइम लगेगा। और हमारा मेन टॉपिक तो लूसेंट रिवीजन है। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे जैसे ही पतन हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद हमें वैदिक सभ्यता मिलेगी। वैदिक सभ्यता का जो टाइम है वो है आपका 1500 से 1000 बीसी, जब आपका ऋग्वैदिक काल होता है। उसके बाद है 1000 से 600 बीसी, जब आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है। मतलब ये आपका ऋग्वैदिक जो है। अब हम ये देखेंगे कि एक जो है ये वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड जो है पूरा का पूरा, उसे हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो हमने दो कालों में क्यों विभाजित कर रखा है? आपको भी पता है कि जब हम डिवीजन करते हैं किसी काल का कि यहां से यहां तक मौर्य काल है, उसके बाद उत्तर मौर्य हो गया है ना, मौर्योत्तर काल हो गया, मतलब मौर्य के बाद वाला जो टाइम है वो हो गया। ऐसे ही गुप्त हो गया, फिर गुप्तोत्तर हो गया, गुप्त के बाद वाला टाइम। तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे ऋग्वेद जो है एक टाइम वो लेके चल रहे हैं, एक चल रहे हैं उत्तर वैदिक, मतलब उसके बाद वाला। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो हमने एक टाइम जो है उसको डिवाइड कर दिया दो भागों में। ठीक है, वैदिक है, वेद लिखे जा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारे और ग्रंथ मिलेंगे, लेकिन जो मेन चीज थी जिसके कारण हमें एक काल का विभाजन करना पड़ा, हम कंटिन्यू नहीं कर पाए कि 1500 से सीधे सीधे हम 600 लिख दें। हमने ये नहीं किया, हमने दो भागों में डिवाइड किया, 1500 से 1000 एक और 1000 से 600 दूसरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो एक नई चीज मिलती है वो है लोहा। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण मिलता है 1000 ईसा पूर्व में, और जैसे ही लोहा मिलता है तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर में, उसके अलावा औजारों में, हर जगह हम कहाँ क्या यूज करने लग जाएंगे? लोहा। अब जैसे हल जो है, हम हल लकड़ी से बना रहे हैं, वो इतना ज्यादा कठोर नहीं है, तो जैसे मिट्टी कठोर हुई तो लकड़ी इतना ज्यादा उपयोग में आएगी नहीं। लेकिन उसी हल को जब हम लोहे से बनाने लग जाएंगे तो आपको भी पता है कि फिर एग्रीकल्चर, खेती करना आसान होगा। तो जहां एक तरफ ऋग्वैदिक काल में हमें पशुपालन बहुत ज्यादा मिल रहा है, वहीं धीरे धीरे फिर हम कृषि की तरफ जाने लग जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी है। उसके अलावा वेपन वगैरह जो है, मतलब यहाँ आप देखेंगे कि आपस में बिल्कुल लगे हुए हैं पशुपालन में, तो उनको जमीन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि हम जमीन कितना ज्यादा कब्जा कर लें। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं कि थोड़ा सा 10 फीट इसकी भी ले लेते हैं, 10 फीट उसकी भी ले लेते हैं, 10 फीट रोड को भी कब्जा कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उनके लिए पशु ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो क्या होता था, 4 गाय किसी की कोई चुरा के ले गया, चोरी भी किसकी होती थी? पशुओं की होती थी। तो 4 गाय कोई चुरा के ले गया, सबसे ज्यादा जिसके पास पशु हैं वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है गांव का। तो ये चीजें चला करती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे ही खेती चालू होगी तो खेती के कारण क्या होगा, जमीन पे कब्जा करने लग जाएंगे लोग, उसकी वजह से जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा कि अब लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे एक राजा जो है दूसरे राजा की जमीन भी कब्जा कर रहा है, युद्ध कर रहा है इन चीजों के लिए। तो फिर ऐसे आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि 1000 ईसा पूर्व में, मतलब 1000 बीसी में पहली बार आपको भारत में साक्ष्य मिलता है लोहे का अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हमें अतरंजी में, अतरंजी या आप उसको अतरंगी कह सकते हैं, अतरंगी हमें क्या मिला है? अतरंगी सी जगह में हमें लोहे का प्रमाण मिला है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भारत में पहला लोहे का प्रमाण हमें अतरंगी सी जगह में मिला है 1000 ईसा पूर्व पहले, या 1000 रुपए का, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। 1000 रुपए का अतरंगी सा सामान मिला है लोहे का, पहला सामान है वो लोहे का, कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मानते हैं, ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया कि 1500 से 1000। अब आपको दिख रहा है कि 1500 से 1000 मतलब यहाँ हम 500 सालों की बात कर रहे हैं।
500 सालों में, और यहाँ पे हमने लिख रखा है ऋग्वैदिक काल, मतलब यहाँ पे आपका ऋग्वेद जो है वो लिखा गया होगा। अब जब हम बात करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे क्या ऋग्वेद ही लिखा गया है, क्योंकि हमने नाम तो ऋग्वैदिक काल लिखा हुआ है, तो हाँ, इन 500 सालों में, मतलब सोचिए 500 सालों का इतिहास हमें सिर्फ और सिर्फ पता चलता है ऋग्वेद से। और ऐसा शुरू में ये नहीं था कि ऋग्वेद शुरू से ही हमने लिखना चालू कर दिया था, ऐसा नहीं था। आपको भी लगेगा ना कि शुरू में ही ऋग्वेद लिखना चालू किया था, या हम बोलते हैं कि ऋग्वेद की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है तो पहले दिन से ही चालू किया होगा, तो ऐसा नहीं था। क्या होता था, श्रुति के माध्यम से गुरु जो है अपने शिष्य को एक एक लाइन रटाते थे, है ना, उनको याद कराते थे श्रुति के माध्यम से, मतलब सुनने के माध्यम से, फिर याद करते थे, फिर वो अपने शिष्यों को बताते थे, और ऐसे करते करते आगे चीजें बढ़ी, और फिर लास्ट में जाके वो क्या हुई, इकट्ठा हुई, फिर उनको लिखा गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका दूसरे से 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है, पहला मंडल नया है, 10वां मंडल काफी नया है, क्योंकि वो बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि 500 सालों तक सिर्फ और सिर्फ आपका एक वेद मिलता है, लिखा गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही ये 500 सालों के बारे में बताएगा, उसके समाज के बारे में बताएगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताएगा कि आर्थिक व्यवस्था मतलब पैसे वैसे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, या वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, या उसके अलावा राजा होता था कि नहीं होता था, तो आपका राजनैतिक जो आपकी प्रणाली थी वो भी यही बता रहा था, है ना, प्रशासन कैसे चल रहा था ये बता रहा था। धार्मिक जो व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था वो भी कौन बताएगा, वो भी आपका ऋग्वेद ही बताएगा। तो सारी चीजें हमें ऋग्वेद से पता चल रही है। लेकिन फिर बाद में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो इस आपके 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जितने भी बाद में ग्रंथ लिखे गए, जैसे आपको मिलता है जो 3 अभी वेद आपको मिलेंगे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसके अलावा आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, आपको उपनिषद मिलेंगे, आपको वेदांग मिलेंगे, ये सब आपको बाद में मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस 1000 से 600 के बीच फिर ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। मतलब ऐसा मानिए कि शुरू में हमें पता नहीं था कि कैसे लिखना है, तो हमने 500 साल लिया, आराम से बैठ के सिर्फ एक ग्रंथ लिखा। जब हमें पता चल गया कि कैसे लिखना है, तो हमने भंडार लगा दिया कि लो ब्राह्मण भी ले लो चलो उपनिषद भी ले लो, 108 उपनिषद सोचिए लिखे हुए हैं, उसके अलावा वेदांग भी ले लो, हमने फिर हर चीज लिख डाली, अरण्यक भी लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको कब मिलेंगे, उत्तर वैदिक काल में। शुरू में हमने बता दिया 2 भागों में क्यों डिवाइडेड है। उसके अलावा ये जरूर याद रखना है कि पहला लोहे का प्रमाण हमें मिला अतरंजी-खेड़ा उत्तर प्रदेश 1000 BC में। फिर ये माना जाता है कि जो आपके ये वैदिक सभ्यता वाले थे, जो ये वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये अपने आप को बोलते थे आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ, तो अपने आप को आर्य बोलते थे। तो इनके जो प्रमाण है कि ये कहाँ के निवासी रहे होंगे, एक्चुअल में कहाँ के होंगे, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई भारत के ही थे, यहाँ से बाहर गए हैं। तो इसलिए आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन लूसेंट में क्या लिखा हुआ है, लूसेंट में है कि इनका जो आर्यों का मूल निवास है, आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ माना जाता है, मध्य एशिया। और ये कौन मानता है, ये मानते हैं इतिहासकार मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि मध्य एशिया जो आपका सेंट्रल एशिया है वहां से आए थे, क्योंकि आपको एक क्या मिला है, अभिलेख मिला है, बोगज कोई, अगर आपको याद होगा एशिया माइनर बोगज कोई जो हमें मिला है, उससे इन्होंने बोला कि ये मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से आए हैं भारत में। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना नहीं है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा इनका सर्वप्रथम निवास, मतलब भारत की अगर हम बात करें, आपका नॉर्मल समय डायग्राम बना देती हूं, बहुत अच्छा तो नहीं बना है इसका। ठीक है, ये वाला जो आपका इलाका है, याद रखिएगा जहां हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे उसी के आसपास आपको क्या मिलेगा, जहां पे यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है सप्त सैंधव, यहाँ पे यूज होगा सप्त सैंधव प्रदेश। जो आपके ऋग्वेद वाले हैं, हमें कैसे पता चला कि इनका जो सर्वप्रथम कहाँ पे आके रहना इन्होंने चालू किया था या कहाँ पे रहते रहे होंगे, तो ये आता है अफगानिस्तान और पंजाब वाला इलाका, मतलब ये वाला इलाका आपका आता है। तो हमें कैसे पता चला, ऋग्वेद में इन्होंने एक वर्ड यूज किया है सप्त सैंधव, मतलब इन्होंने नदियों के बारे में बताया है। तो सिंधु के बारे में बताया है, सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं आप लूसेंट में देखेंगे नाम भी आपको मिलेगा, है ना।
उस टाइम पे जैसे रावी नदी को हम परुष्णी नदी कहते थे, वितस्ता हो गया, झेलम हो गया, ये अलग अलग आपको उसमें नाम मिलेंगे। लेकिन वहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे आपका जो ये इनका इलाका था, निवास स्थान था, वो ये वाला इलाका था, क्योंकि उन्होंने नदियों के बारे में वर्णन किया है। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि गंगा और यमुना का वर्णन नहीं है, ऐसे एक बार है, 3 बार है, मतलब वो इस वाले इलाके में, भारत के इस वाले इलाके में नहीं आए थे जहां हमारी गंगा और यमुना नदी बहती है, क्योंकि उसके बारे में लिखा नहीं है। मतलब ये अंदाजा ही हम लगा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो पता नहीं किसी को, तो अंदाजा ये लगा रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने इन नदियों के बारे में बहुत वर्णन किया है, मतलब उनका निवास स्थान यहाँ पे रहा होगा, तो इनका निवास स्थान आपके अफगानिस्तान, पंजाब, जो आपका पाकिस्तान वाला इलाका है, भारत वाला कुछ इलाका है, वहां पे माना जाता है। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान मैंने बता ही दिया कि मैक्स मूलर मानते हैं मध्य एशिया से आए थे। उसके अलावा आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, वो नगरीय सभ्यता थी, है ना, लोग नगर में रहते थे। ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। ग्रामीण क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कृषि और पशुपालन। ग्रामीण सभ्यता और आपकी नगरीय सभ्यता में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? मान लीजिए हम ग्रामीण सभ्यता की बात कर रहे हैं और नगरीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिक क्या डिफरेंस होगा? ग्रामीण सभ्यता में जो आपके मैक्सिमम लोग हैं वो या तो खेती कर रहे होंगे या पशुपालन या उससे संबंधित कोई काम, है ना। लेकिन जो नगरीय सभ्यता है उसमें कृषि के अलावा लोग दूसरे काम कर रहे होंगे। आप देखेंगे शहर में कोई खेती नहीं कर रहा है ना, खेती गांव वाले कर रहे हैं, शहर में लोग व्यापार कर रहे हैं, शहर में कोई समोसा बना रहा है, कोई फुल्की बना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये काम कर रहे हैं शहर में। और खाना कहाँ से आता है शहर को? वो आ जाता है गांव से, क्योंकि गांव में एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसलिए हम नगरीय सभ्यता या अगर हम नगरीय आपके अर्बन सोसाइटी की बात करें तो कौन सी हो गई? जहां पे गैर कृषि कार्य जो है उसमें मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं, है ना, नॉन एग्रीकल्चर जितना वर्ग है मैक्सिमम लोग उसमें लगे हैं। और यहाँ पे अगर ग्रामीण सभ्यता की बात करें, मतलब मैक्सिमम लोग या तो खेती में लगे हैं या पशुपालन में। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि जब हम ऋग्वेद में आते हैं, मतलब सोचिए सभ्यता आपकी हड़प्पा सभ्यता जिसमें हम मेट्रो सिटी में पहुंच गए थे, बड़े बड़े नगर हमने बना लिए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। धीरे से हम किस में आ जाते हैं? जब सब खत्म होता है तो फिर हम वही गांव में आ जाते हैं। फिर गांव में वही हम खेती को इंपॉर्टेंट देंगे, वही हम पशुपालन को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो ये सभ्यता याद रखिएगा ग्रामीण है। उसके अलावा मध्य एशिया निवास स्थान अगर पूछा जाता है तो पहले आके कहाँ थे? तो अफगानिस्तान, पंजाब वाले इलाके में थे। सप्त सैंधव हो गया, उसके अलावा जो नदियां हैं आपकी काबुल वगैरह की, उनका नाम मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि इस वाले इलाके में वो रहे होंगे। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की भाषा क्या मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। उसके अलावा इनकी प्रशासनिक इकाई आपको शुरू में ही मिल जाएगा ऋग्वैदिक काल में। सबसे छोटी जो इकाई है वो है कुल, उसके बाद है ग्राम, उसके बाद है विश्व, उसके बाद है जन। राष्ट्र जो है वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन आप याद रखेंगे ठीक है लास्ट में राष्ट्र भी था। ये 4 लेकिन आपको याद होने चाहिए। अब प्रशासनिक इकाई क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर मान लीजिए हम लिख दें भारत। भारत क्या हो गया? हमारा देश हो गया। अब भारत क्या है? राज्यों में डिवाइड है। ठीक है, राज्यों में डिवाइडेड है, तो हमारे यहाँ फिर राज्य हो गए। राज्य क्या है? फिर मान लीजिए ये आपके संभाग में डिवाइडेड है ना, संभाग के बाद फिर ये जिले में डिवाइडेड है। तो ये क्या है? प्रशासनिक इकाइयां हैं कि कैसे उस इलाके के प्रशासन देखने के लिए हमने कुछ कुछ इकाइयां बना रखी हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है ऋग्वैदिक काल में भी प्रशासन देखने के लिए, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम होगा, ये सारी चीजें देखने के लिए क्या कर रखा था हमने भी प्रशासनिक इकाइयां, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो डिवाइड कर रखी थी। सबसे छोटी है कुल। कुल मान लीजिए आपका यहाँ पे छोटा सा परिवार। अब आपको भी पता है ऋग्वैदिक काल में से बहुत बड़े बड़े गांव तो रहे नहीं होंगे, हम छोटे छोटे कबीले की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका यही कबीला बढ़ेगा। तो मान लीजिए छोटा सा परिवार है, वो कहला गया आपका कुलप। ठीक है, तो परिवार हो गया कुलप, उससे बड़ा हो गया आपका ग्राम, मतलब 4-5 परिवार वाले मिलके आपका ग्राम बनाते हैं। ग्राम से बड़ा होता है विश्व। अब 4-5 थे, अब मान लीजिए 10-15 परिवार हो गए, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे ही 10-15 परिवार अलग अलग वो मिल के बना रहे हैं आपका विश्व। और ऐसे ही कुछ विश्व मिल के क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे जन। और ये आपको हायरार्की याद रखनी है कि सबसे ऊपर आपका जन है, जन के नीचे आता है विश्व, विश्व के नीचे आता है आपका ग्राम, और ग्राम के नीचे आता है कुल। ठीक है, तो ऐसे हायरार्की याद रखनी है आपको, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है।
छोटे से परिवार से चालू करेंगे। फिर यहाँ पे जन जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। जन ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने किसी को मेन मुखिया भी बना रखा है, नेता भी बना रखा है, उसके नीचे सारे लोग जो हैं काम कर रहे हैं और सब आ रहे हैं उसी के अंडर में, तो वो हो गया आपका जन। जैसे हम राजाओं के टाइम पे बात करते थे कि मेन सेंटर पे राजा आपका बैठा होता है, फिर उसके नीचे बहुत सारे जो छोटे छोटे इलाके थे वो डिवाइडेड थे, उसके नीचे फिर और सामंत हुआ करते थे, ऐसे आपका डिवाइडेड था। सेम वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले जन है, फिर विश्व है, फिर ग्राम है, फिर कुल है। अब यहाँ पे जब हम प्रशासनिक इकाई बनाएंगे तो हम उसमें क्या बनाएंगे, मुखिया भी बनाएंगे। तो कुल का मुखिया, जैसे हमने बात की कुल जो आपका छोटा सा परिवार था उसका मुखिया क्या कहलाता था, तो मुखिया कहलाता था कुलप, ठीक है। तो याद रखिएगा कुल का जो आपका मुखिया है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कुलप या कुलपति। ग्राम का मुखिया कहलाएगा आपका ग्रामीणी, विश्व का कहलाएगा विश्वपति और जन का कहलाएगा राजन। इसीलिए फिर आप देखेंगे हे राजन, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो यहां से आपका राजन शब्द आ जाएगा। तो ये जो जन है, जन का मुखिया हो गया राजन और यहाँ पे विश्व का हो गया विश्वपति। इन दोनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राम का ग्रामीणी इसमें भी नहीं आएगी, कुल का कुलप इसमें भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको दिख ही रहा है शब्द आपके एक जैसे ही हैं। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, ये जो आपका कुल, ग्राम, विश्व और जन है, इनको याद करना है ना। तो देखिए आपने कुल किया, ग्राम, विश्व और जन, आप चाहे तो इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। इसी को आप हिंदी में भी कर सकते हैं कि क्या हो गया, गा हो गया, वी हो गया और जा हो गया, है ना। तो आप ऐसा भी करके बना सकते हैं, या इसको ऐसा शब्द बना सकते हैं जो आपका कुछ मतलब निकले। तो आप जैसे चाहे रिलेट कर सकते हैं, या आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, है ना। जन हो गया, विश्व हो गया, ग्राम हो गया, कुल हो गया, क्योंकि 4 ही यूनिट है तो वो भी अच्छे से याद हो जाएगा, बस थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। जन से हो गया विश्व, विश्व के बाद हो गया आपका ग्राम, ग्राम के बाद हो गया कुल, ठीक है। कुल का हो गया कुलप, मुखिया, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति, जन का राजन। फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। वहां पे ये जो आपके मैंने लिखे हैं इतने सारे, ये इसलिए भी लिख दिए हैं, लूसेंट से एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे आपको ऋग्वेद में कुछ लोग मिलेंगे, उनके नाम कुछ और रहे होंगे, आज के टाइम पे हम उनको कुछ और कहते हैं। जैसे हो गया पुरप, पुरप जो है वो दुर्गपति कहलाता था, दुर्ग जैसे बना हुआ है तो दुर्गपति जो है वो क्या कहलाएगा, आपका पुरप कहलाएगा, ठीक है। आपका गुप्तचर, स्पाई जो है वो कहलाएगा स्पश। उसके अलावा जो गोचर भूमि का अधिकारी है, अच्छा उस टाइम पे पशुपालन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो पशुओं के चारे वाली जो जगह थी उसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो गोचर भूमि का अधिकारी वो कहलाता था वाजपति। फिर अधिकारियों को पकड़ने वाला कहलाता था उग्र। उसके अलावा राजस्व जो इकट्ठा करेगा वो कहलाता था भागदूध। उसके अलावा लेखपाल, अकाउंटेंट कहलाता था अक्षवाप। पुलिस अधिकारी कहलाता था जीवाग्रीवा। अब नाम तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन याद होंगे नहीं एक बार में। याद कैसे करेंगे, याद हम रिलेट करके करेंगे। जब हम दुर्ग की बात करते हैं, ठीक है, दुर्ग, दुर्ग को रिलेट करना है किससे, पुर से। पूरब हो गया, या आप पुर से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पूरब है, पूरब कहाँ पे काम करता है, पूरब कर लीजिए, पूरब कर लीजिए। तो हमारा पूरब कहाँ पे काम करता है, तो पूरब हमारा काम करता है दुर्ग में, ठीक है। दुर्ग का पति है वो, वही हैंडल करता है, तो पूरब काम करता है दुर्ग में। स्पर्श, अब देखिए स्पर्श का आप कर सकते हैं स्पर्श। गुप्तचर कभी भी आपको स्पर्श नहीं करेगा, वो दूर दूर से आपकी जानकारी लेके चला जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर जो होते थे वो स्पर्श नहीं करते थे, दूर से सारी चीजें आपकी, ये गुप्तचर कभी क्या नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के निकल लेंगे। उसके बाद आता है आपका वाजपति, गोचर भूमि, मतलब चारा वाली जो आपकी जगह है, तो उसको क्या बोलेंगे, गोचर भूमि कर लीजिए, या आप कर लीजिए कि चारा वाली जो जगह है जहाँ पे घास होती है उसका जो है तो वाजपति, ठीक है। वाज के लिए हमने क्या कर रखा था, एक गोचर भूमि बना रखी है वाज के लिए। बाज जो आपका होता है ना, बाज पक्षी है, उसके लिए हमने एक गोचर भूमि बनाई है, तो उसके लिए मतलब बाज के लिए गोचर भूमि बनाई है। आप इतना भी रिलेट कर सकते हैं, अधिकारी वगैरह याद करने की जरूरत है नहीं। बाज के लिए क्या है, एक गोचर भूमि है ऋग्वैदिक के टाइम पे। फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए उग्र, तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि अगर आपको अपराधियों को पकड़ना है तो आप थोड़ा उग्र तो हो ही जाते हैं। पुलिस वाले जब अपराधियों को पकड़ रहे होते थोड़ा उग्र हो जाते हैं, गालियां भी बहुत सारी देते हैं, तो उग्र होकर क्या करेंगे, हम अपराधियों को पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भागदूध, राजस्व अधिकारी, मतलब यहाँ पे हम रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू
अब रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएंगे, जब राजस्व कलेक्ट करने जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि हम दूध लेने जाते हैं उनसे कलेक्ट करने के लिए। अब देखिए पशुपालन जो है ऋग्वेद के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, पशुपालन ही हो रहा था। तो अगर पशुपालन है तो अगर हम राजस्व लेने जाएंगे भी तो क्या लेने जाएंगे, राजस्व में ये कहेंगे चलो तुम्हारे घर से 1 किलो दूध जाएगा, 1 लीटर दूध जाएगा, या तुम्हारे घर से 10 लीटर दूध जाएगा, तो राजस्व में हम दूध उनसे लेते थे। तो लोग राजस्व जो है, राजस्व अधिकारी से बचने के लिए भाग जाते थे, अपना दूध लेकर जो है वो भाग जाते थे कि हम इतना इतना दूध नहीं देंगे, बहुत राजस्व, बहुत रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो तुम। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या सिर्फ भाग से भी कर सकते हैं कि जैसे ही रिवेन्यू की बात आती थी, राजस्व की बात आती थी, भाग जाते थे लोग। ठीक है, फिर आता है अक्षवाप, ये है आपका लेखपाल या अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट, अकाउंट संभालता था, ये पैसा कितना गया कितना आया, ये सारी चीजें। अक्षवाप, तो अक्षवाप का क्या कर सकते हैं, अक्षय कर सकते हैं। अक्षय, अक्षय या अक्षय कुमार क्या करते थे, अक्षय कुमार करते थे, यहाँ पे अकाउंटेंट थे, अकाउंट का ध्यान देते थे। ठीक है, जो आपका पूरब है, पूरब क्या कर रहा है, दुर्गपति है। ठीक है, पूरब आपका दुर्गपति है। उसके अलावा बाज के लिए गोचर भूमि हमने बना दी। उग्र जो है क्या करेंगे, अधिक आपके अपराधियों को पकड़ेंगे। गुप्तचर बिना स्पर्श किए क्या करेंगे, सारी जानकारी निकाल लेंगे। उसके अलावा क्या बच रहा है, हाँ, राजस्व कलेक्ट करने जाएंगे तो लोग भाग जाते हैं। और हमें हमारा अकाउंटेंट कौन है, अकाउंट कौन देख रहा है, तो अक्षय कुमार देख रहा है। उसके अलावा जीवा ग्रीभा, अब ये आपका पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी की जो जीवा होती है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, मतलब लालची टाइप की। अब ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम उनके पास गए तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, है ना, तो उनकी जीवा क्या है, बहुत ज्यादा लालची है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पुलिस को कुछ ना कुछ तो फिर देकर आना ही पड़ता है अगर उनसे कुछ काम निकलवाना है तो ये हो गया। फिर प्रमुख संस्थाएं, आपको विदथ नाम नहीं मिलेगा, ऐड कर लीजिएगा उसमें। 3 मेन थी, सभा, समिति, विदथ। उसके अलावा इसमें से जो भी आपको लूसेंट में नहीं मिल रहा है वो भी आप ऐड करते चलिएगा, है ना, जरूरी है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर इसमें जो आपकी सभा थी वो श्रेष्ठ आपकी मतलब संस्था थी। मतलब ऐसा मानिए कि हम कहीं पे इकट्ठा होकर कुछ काम करेंगे, ये 4-5 लोग जो हैं या 10 लोग हैं वो इकट्ठा होकर कुछ काम करेंगे, तो सभा वाले में क्या थे, मेन लोग ऐड होते थे, जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा अमीर थे। तो यहाँ पे मेन डिसीजन लिए जाते थे, जो इंपॉर्टेंट, मेन बोल दीजिए या इंपॉर्टेंट डिसीजन बोल दीजिए, कि पूरे गांव से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो सभा लेती थी, है ना, जैसे आपकी गांव की पंचायत हो गई। दूसरा हो गया आपका समिति। समिति में क्या होता था, पूरा गांव इकट्ठा होता था। मान लीजिए अब हमें राजा का इलेक्शन करना है तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, तो समिति में क्या होती थी, पूरी जनता आपकी क्या होती थी, इकट्ठा होती थी। समिति समझ में ही आ रही है ना, समिति आपकी बड़ी थी, सभा हम छोटे लोगों की सभा लगा रहे हैं, तो समिति बहुत बड़ी है, सभा आपकी छोटी है। सभा जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है, समिति जो है वो क्या कर रही है, पूरी जनता उसमें इकट्ठा हो रही है, सामान्य जनता जो है वो उसमें इकट्ठा होती है। उसके अलावा इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, ईशान। तो याद रखिएगा समिति में ईशान जो है अपना वो अध्यक्ष बनता है। अब रिलेट कैसे करेंगे, जो हमारा ईशान है उसको जब भी हम समिति बुलाते हैं, जब भी समिति गठित होती है तो अध्यक्ष हम ईशान को ही बनाते हैं। ठीक है, फिर स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, ये इंपॉर्टेंट भी आपका पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो आपकी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। स्त्रियों की तुलना करने लग जाएंगे जुए से, शराब से, उनको जैसे बालिकाओं की जो जन्म है उसकी निंदा होने लग जाएगी कि नहीं, ज्यादा लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर वैदिक में मिलती हैं। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद में आपको मिलेगा कि स्त्रियों की जो आपकी स्थिति है, स्त्रियों की स्थिति वो काफी अच्छी है। ठीक है, ये काफी अच्छी है, इसीलिए आप देखेंगे कि वो पूजा पाठ में भी शामिल होती थी, इसके अलावा यज्ञ में भी भाग लेती थी। बाद में ये हो गया कि नहीं, यज्ञ में वो भाग नहीं लेंगी, शुरुआत में वो यज्ञ में भाग लेती थी। तो जब कोई भी अच्छी चीज आएगी अगर स्त्रियों से रिलेटेड, तो आप किसको टिक करेंगे, ऋग्वेद को। अच्छा जो भी काम रहा होगा स्त्रियों से रिलेटेड वो सब ऋग्वेद में ही रहा होगा। शिक्षा की बात करेंगे ऋग्वेद में, अगर बड़ी बड़ी महिलाओं की बात करेंगे, पर्दा प्रथा नहीं था, ऋग्वेद में नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ऋग्वेद में नहीं था। तो ऋग्वेद वाला जो टाइम है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो बहुत ही दयनीय होती चली गई। ठीक है,
आपने ये याद कर लिया, ये याद कर लिया। अब आते हैं इसी के आगे, फिर आता है पालागल। पालागल जो है वो संदेश वाहक। इसको कैसे याद कर सकते हैं? पालागल तो आप पागल भी कर सकते हैं। पागल आदमी जो है उससे संदेश भेजा है, अब उसको पता ही नहीं कि क्या संदेश देना है। तो ऋग्वेद में या ऋषि ने, ऋग्वेद का आप ऋषि बना सकते हैं, तो ऋषि ने एक पागल आदमी से संदेश भेजा है। फिर महिषी, महिषी मतलब हमारी मुख्य रानी। हमारी मुख्य रानी जो होती थी ऋग्वेद के टाइम पे वो महिषी होती थी, ठीक है। उसके अलावा वज्रपति, वज्र लेके जो जाते थे, वज्रपति वह अधिकारी जिसने लड़ते हुए सैनिकों के सिर काटे, मतलब ये मेन आपका अधिकारी है और अच्छा सैनिक है, जो मतलब काफी अच्छे तरीके से युद्ध करता है, तो वो वज्रपति है। मतलब ऐसा सेनापति जिसके पास वज्र है, लोगों के बढ़िया वज्र से सर काट देता है, तो ये वज्रपति कहलाया, ठीक है। उसके अलावा पुरोहित और सेनानी जो थे वो राज्य के अधिकारी होते थे। इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमने एक पूरी सेना बना के रखी थी। ऋग्वेद के टाइम पे आप याद रखेंगे कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, है ना, ऐसा कोई सेना नहीं होती थी। मान लीजिए युद्ध करने जाना है, बगल वाले ने हमारी गाय चुरा ली, बगल वाले कबीले ने, तो हमारे यहाँ के लोग क्या करेंगे, उठ के जाएंगे युद्ध करने। तो उसमें क्या होता था, जितने भी लोग होते थे अलग अलग घरों से, जैसे हमने कुल पढ़ा है, कुल का हेड पढ़ा है कुलम, तो हर घर से लोग इकट्ठा होके जाते थे और फिर जाते थे लड़ने, ठीक है, और फिर आते थे, फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते थे। कोई अगर सूतकार है तो वो अपना काम कर रहा है, कोई रथकार है तो वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसा होता था। मिलिट्री जो है, आर्मी जो है वो स्थायी नहीं थी कि नहीं उनका काम सिर्फ लड़ना ही है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े युद्ध नहीं होते थे। तो याद रखना है यहाँ पे आपको सेना नहीं मिलेगी, लेकिन राज्य को कुछ अधिकारी मिलेंगे, जैसे आपके पुरोहित और सेनानी। ये सेनानी मतलब सेना वाला नहीं है, कुछ लोग जो हैं उनको हम बोल रहे हैं, सेनानी हो गया। और पुरोहित, पुरोहित तो आपका था ही, पूजा पाठ वगैरह करवाएगा, है ना। उसके बाद रत्नी, रत्नी कौन होते थे, ये भी आपके मेन अधिकारी होते थे, अधिकारी टाइप के ही थे। इनमें टोटल संख्या कितनी बताई गई है ऋग्वेद में, 12। ये 12 लोग जो होते थे वो राजा की मान लीजिए अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे। जैसे आपका सूत हो गया, रथकार हो गया, कम्मादी हो गया, ये 3 नाम आपको किसमें मिलेंगे, सूतकार, रथकार, कम्मादी, ये मिलेंगे आपको लूसेंट में। तो आपको उतना ही अभी याद करके चलना है कि रथ वाला हो गया, एक सूत काटने वाला हो गया, एक कम्मादी कमाने वाला हो गया, ये हो गया आपके रत्नी। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, रत्नी, ठीक है। रत्नी जो है, या उसके पास बहुत ज्यादा, रत्नी नाम का कोई व्यक्ति है जो, जिनकी संख्या कितनी होती थी, कुल 12 होती थी, ठीक है। और ये थे किस टाइम पे, तो ये ऋग्वेद के टाइम पे, टाइम भी याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो किस टाइम पे थे ये 12 रत्नी, ऋग्वेद के टाइम पे, ऋषि के टाइम पे 12 रत्नी हुआ करते थे, सूतकार, रथकार, कम्मादी, ठीक है। इसके अलावा पुरोहित, सेनानी, वज्रपति जो सर काट रहा है, ठीक है, लड़ते हुए, महिषी हमारी रानियों की, पागल से हम क्या कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। फिर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जितने मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं, याद करवाए हैं, आपको रिलेट करवाया है, वो जरूर याद रखिएगा। आज से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था। ये एसएससी सीजीएल 2023 का है। अब याद रखिएगा, जैसे गवेषणा हो गया, दुहित्री हो गया, गोमत हो गया और रवि हो गया, तो ये हो गया आपका गोमत। गोमत किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे कि जहां हमने, मतलब हम गाय को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि हमने बहुत सारे शब्द जो हैं वो गा से या गो से ऐसे ही बना रखे हैं। तो यहाँ पे गोमत मतलब सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होंगी या सबसे ज्यादा पशु होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड आपको वहां पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसलिए ये क्वेश्चन रख दिया जिससे आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन कहलाता था, गोमत कहलाता, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे गायों का मत होता था। गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ऋग्वेद में, उसी से आज हम देख रहे हैं गाय हमारी माता है। सबसे पहले माता कब बनी थी, तो ऋग्वेद में बनी थी, याद रखिएगा। फिर आता है गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है, ये आपके सीजी पटवारी में आया था, ये तो आपको पता ही है किस में है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि किस वेद में है, ठीक है। तो याद रखना है आपको किसमें मिलेगा, ऋग्वेद में। किस मंडल में है, किसने लिखा है, ये सब आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रख दिए जिससे आप थोड़ा रिवीजन करते चलें। फिर यहाँ पे एक आपका है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यूपी टेट में भी आया था, यूजीसी नेट में आया था, एमपीपीएससी 2024 में इसी का दूसरा फॉर्म आया था कि किस वेद में सभा और समिति अलग अलग बताए गए हैं, है ना, 2 अलग संस्थाएं बताई गई। तो ये किस में बताया गया है, ये बताया गया आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बताया गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां होती हैं। अब अथर्ववेद वगैरह हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपको क्या रखना है,
सभा और समिति की शुरुआत कब होती है, हमें पहली बार इनका वर्णन कब मिलता है? अगर बात करें कि इनका फर्स्ट टाइम वर्णन मिल कहाँ पे रहा है, पहली बार इनका वर्णन कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। फिर प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ पे मिलेगा? अथर्ववेद में। अथर्व ने बोला कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है याद रखिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, मैंने अपलोड भी कर दी है, वहां पे पिन कर दिया है, तो आपको वहां से पीडीएफ देख लेना है। ठीक है, और मतलब डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, आप चाहें तो टेलीग्राम से कर सकते हैं या एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको मतलब आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा और होना चाहिए, लंबे लंबे लेक्चर होना चाहिए, तो मैं तब स्टार्ट करूंगी जब मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लग गए हैं, तो मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ा दूंगी। एक दिन में 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे और ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।